सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 25 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें पाकिस्तान को प्यास से तड़पाने के लिए सिंधु जल समझौता को भारत ने निरस्त कर दिया है या स्थगित कर दिया है। स्वामित्व योजना ने 5 साल पूरे कर लिए हैं। तंबाकू की खेती में भारत ने विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया है। डेविस जल डमरू के मध्य, ये इसको हम देखने वाले क्योंकि यहाँ पर इसके बर्फ की चादर के नीचे वैज्ञानिकों ने एक लैंड की खोज की है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाबिया उरे और लाबियो चेकिडा के बारे में, ये दो नई प्रजातियों की खोज हुई है पश्चिमी घाट में, तो वहाँ ये देखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था 2025 के लिए IMF ने इसकी ग्रोथ रेट बताई है, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा देखो, आज ही आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आने वाला है, तो आप तैयार हो ना डंडे वंडे के साथ। बढ़िया, अपने छोटे भाई बहनों की खातिरदारी कीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सुरक्षा कैबिनेट समिति CCS ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। यह संधि कब हुई थी? चलिए, तो IWT इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ठीक है, तो 1960 इसके बारे में करते हैं। अभी हाल ही में इसको स्थगित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया ये आप सबको अच्छे से पता है। तो स्थगित क्यों किया गया कि स्थगित किसने किया? तो सुरक्षा कैबिनेट की बैठक हुई, तो उसमें ये फैसला लिया गया। ठीक है, तो 5 फैसले लिए गए थे जो मैंने आपको कल की क्लास में कराए थे, तो 5 के 5 आपको ध्यान रखने, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अच्छा, ये सुरक्षा कैबिनेट समिति ने इसको स्थगित कर दिया। इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करने वाले हमारे PM साहब होते हैं, और इसके सदस्य कौन होते हैं? एक तो फॉरेन मिनिस्टर इसके सदस्य होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, और आपके डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके सदस्य होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको अभी हाल ही में, अच्छा क्यों, ये तो आपको पता होगा ना, क्यों भाई इसको रद्द क्यों निरस्त किया गया है, क्यों स्थगित किया गया है इसको? तो इसको स्थगित करने का कारण है पहलगाम। तो पहलगाम आपका अटैक हुआ है, उसको हम पाकिस्तान की गतिविधि मानते हुए पाकिस्तान से सारा रिश्ते नाते हमने तोड़ दिए अब। तो पहलगाम अटैक के कारण इसको प्रतिक्रिया के रूप में भारत ने जाहिर किया है, जिसमें लगभग 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ है। ठीक है, तो पाकिस्तान ही सपोर्ट करता है ऐसे लोगों को। तो अभी ये देखो, अच्छा ये कब, इस पर साइन कब हुआ था? तो इंडस वाटर जो ट्रीटी है आपकी, तो 19 सितंबर 1960 को इसमें साइन हुआ था। इसमें बीच में मीडिएटर की भूमिका किसने निभाई थी? तो मीडिएटर कौन था? तो मीडिएटर इसमें था वर्ल्ड बैंक था। अच्छा, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना बताना, इसके हेड बताना है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो ये आपको 3 क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आपको बताने हैं। ठीक है, तो 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ। तो इंडो पाक समझौता था, इंडस वाटर ट्रीटी, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता था। और इसमें क्या डिसाइड किया गया कि सिंधु नदी का जो जल है, जो सिंधु नदी का अपना जल है, सिंधु नदी के जल को हम आपस में साझा करने वाले हैं। तो मतलब साझा करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों साझा करने वाले थे, जिसमें कितनी 6 नदियाँ शामिल थी। तो 6 नदियाँ शामिल थी। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो 6 नदियाँ शामिल थी इस समझौते में। चलो, अब 6 के 6 अच्छा, इसमें समझौते में कौन कौन था? तो भारत की तरफ से भारत के PM थे। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से कौन थे? तो इंडिया के PM, और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? पाकिस्तान के राष्ट्रपति। तो PM कौन थे हमारे तब? तो जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे इनके अयूब खान। ठीक है, तो अयूब खान यहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो इन दोनों ने मिल के ये ट्रीटी को साइन किया था। ठीक है, तो अब इसमें क्या सीन था? इसमें देखो सीन था, इसमें जो 6 के 6 नदियाँ हैं, 6 रिवर्स थी, उनको 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपको ईस्टर्न हो, जो पूर्वी नदियां हैं, ठीक है, ईस्टर्न हो गई, तो ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, तो इन दो प्रकार से इनको बांट लिया गया पहले। ठीक है, 2 प्रकार से बांटा गया, और इसकी मतलब भागीदारी दी गई। देखो, अब ईस्टर्न रिवर्स में कौन कौन नदियाँ आई आपकी? सतलुज, ब्यास, रावी। मैं भी आपको मैप में दिखाऊंगा। ठीक है, तो सतलुज, ब्यास एंड रावी, इन तीनों नदियाँ। और वेस्टर्न रिवर्स में कौन कौन? सिंधु, चिनाब, झेलम। ठीक है, तो सिंधु, चिनाब और झेलम, तो सिंधु, चिनाब एंड झेलम रिवर। ठीक है, तो ये 3 नदियाँ आई। अब इनका देखो बंटवारा किया गया। अब ईस्टर्न रिवर्स जो भी थी, ईस्टर्न रिवर्स, अच्छा मैप पे देख लो पहले। देखो, तो ऊपर की ये तीनों, जो एक ये इंदुश हो गई, एक झेलम हो गई, ये चिनाब हो गई, और रावी, ब्यास, सतलज। देखो क्या बंटवारा हुआ था कि इन तीनों नदियों का पानी
80% जो होगा ना वो पाकिस्तान के हाथ जाएगा और 20% जो होगा वो भारत यूज करेगा। और जबकि इन तीनों नदियों के पानी में क्या था, 80% भारत यूज करेगा, ठीक है, तो और 20% पाकिस्तान यूज करने वाला था। तो ये ट्रीटी हुई थी आपकी, ठीक है। चलो, ये कुल मिला के ट्रीटी है। आपको ये सारी नदियों की लोकेशन ध्यान रखनी है, कहाँ से क्या सीन था, ठीक है। चलो, तो इनका हो गया। तो ईस्टर्न रिवर्स में क्या हुआ, 80% यूज करने वाला था इंडिया, और वेस्टर्न रिवर्स में 80% यूज करने वाला था पाकिस्तान। बाकी जो शेष है 20% पाकिस्तान, इधर 20% इंडिया, ठीक है। तो ये बंटवारा हो गया, ये संधि हुई कुल मिला के, ठीक है। तो एक देखो, 2016 में आपको याद होगा, 2016 में एक उरी अटैक हुआ था। तो 2016 में एक उरी अटैक हुआ था। इसमें भारत ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। मतलब तब भी हमने प्रयास किया था, बट अभी हमने इसको निरस्त ही कर दिया, ठीक है। जो ये सिंधु नदी समझौता है, इसको निरस्त कर दिया गया। अच्छा, ये समझौता ये इससे पीछे कैसे हट सकता है, एक आर्टिकल है, एक आपका हुआ है संधि से पीछे हटने के लिए वियना कन्वेंशन में। तो वियना कन्वेंशन, ठीक है, तो वियना कन्वेंशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 64। तो आर्टिकल 64 के तहत भारत इससे पीछे हट सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कब, सितंबर 1960, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सितंबर 1960 में ट्रीटी साइन हुई थी, और अभी ख़त्म कब करने घूंफड़ा हुई है, 22 क्या है, 22 अप्रैल, ठीक है। तो 22 अप्रैल 2025, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अच्छा, ये तो आपने मैप देख ही लिया पूरा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना कब शुरू की गई है? स्वामित्व योजना के बारे में बताओ भाई। देखो, स्वामित्व योजना मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, तो इसको लिख लो फिर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना, ये आपको एग्ज़ाम में पक्का देखने को मिलेगी, स्वामित्व योजना। चलो, तो इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च करने वाले अभी हाल ही में इसके 5 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 5 वर्ष पूरे, अब तो आप इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो, तो कौन सा साल रहा होगा। तो 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है ये बताओ। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो कल था, ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होगा, ठीक है। इतना आप तो जानते ही होंगे। और ये एक प्रकार की मतलब केंद्रीय योजना थी, केंद्र इसमें पूरा इन्वेस्ट करने वाला था, ठीक है। तो केंद्रीय योजना थी, तो ये भी आपको पता केंद्रीय योजना है। इसमें क्या होना था, इसमें होने वाला क्या था, इसमें होना था गाँवों का सर्वेक्षण। जो आपके गाँव हैं, तो गाँवों का सर्वेक्षण होगा, ठीक है। तो गाँवों के सर्वेक्षण होगा और मैपिंग होने वाली थी, ठीक है। तो एंड ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण होना था। तो ग्रामीण जो क्षेत्र होंगे वहाँ ड्रोन आदि के द्वारा, तो ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत तकनीक मतलब ड्रोन वगैरह से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उन्नत तकनीक के साथ लिख लो, तकनीक के साथ मानचित्रण होना था इसका ग्रामीण क्षेत्र का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें मतलब मेनली यही था। और इसमें क्या होने वाला था, कानूनी स्वामित्व के कागजात उपलब्ध कराएंगे गाँव वालों को, मतलब उनके ज़मीन के कागजात। तो कानूनी स्वामित्व के कार्ड बनने वाले थे, संपत्ति कार्ड जिसको कहेंगे। तो कानूनी स्वामित्व मिलने वाला था लोगों को, ठीक है। तो संपत्ति कार्ड इसमें बनने वाले थे, ठीक है। संपत्ति कार्ड अभी बताऊंगा कितना डाटा आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो ये था। अच्छा, तो बजट 2020-21 में, तो 20 देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो 2020-21 का 2020 और 2021 का जो बजट था, इसमें इसकी घोषणा हुई, ठीक है। तो इसमें इसकी घोषणा हुई, इसमें घोषणा क्या हुई थी कि 2024-25 तक, तो 2024 जो बजट 2024-25 तक, यहाँ तक 566.23 करोड़ रुपए, इतना इसमें आया था इसका, ठीक है। इतना बजट इसके लिए पारित हुआ, बट अभी इसको हाल ही में बढ़ा दिया गया है 2025-26 के लिए। तो 2000 अभी जो लेटेस्ट बजट आया उसमें 2025-26 तक इसे बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो बढ़ा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, तो अभी कितना लगभग क्या डाटा है अपने पास डाटा है कि 1.61 लाख गाँव में लगभग 2.42 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं, ठीक है। तो इतने संपत्ति कार्ड वितरित कर दिए गए हैं, तो ये आपको डाटा याद रखना है। तो कब लॉन्च हुआ था? तो अप्रैल 2020 में ये इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 24 अप्रैल डेट भी आपको याद रखनी है। अच्छा, इसको कार्यान्वयन कौन करता है? इसका कार्यान्वयन करने वाला संस्था कौन है? ठीक है। तो कार्यान्वयन करने वाली संस्था कौन है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका कार्यान्वयन करेगी, ठीक है। तो सर्वेक्षण विभाग,
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अच्छा, ये देखो स्वामित्व योजना के प्रमुख घटक, इसमें पहला काम क्या होने वाला, निरंतर संचालित रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें मतलब भूमि सीमांकन के लिए, ये भू सत्यापन वगैरह के लिए आपको ये मैप जारी किया जाएगा। ड्रोन सर्वेक्षण, पूरा सर्वेक्षण जो होगा ड्रोन से पूरा होने वाला लगातार। सूचना, शिक्षा और संचार की गतिविधियां लागू की जाएंगी जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। ग्राम मंथन ऐप, ये ऐप लॉन्च किया गया, यह ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए स्थानिक योजना उपकरण है, ठीक है। स्वामित्व डैशबोर्ड, यह स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के रियल टाइम प्रगति की निगरानी करेगा, ठीक है। तो आप इस पे देख सकते हो, चेक कर सकते हो क्या सीन चल रहा है, कितने स्वामित्व कार्ड किसको क्या बन गए हैं। और परियोजना प्रबंधन राष्ट्रीय और राज्य स्तर की परियोजना प्रबंधन इकाइयों द्वारा किया जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना, स्वामित्व योजना क्या है आप समझ गए होंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण मतलब स्वामित्व योजना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आज मैंने यार आप लोगों के लिए वो स्टैटिक वाला पोर्शन ऐड नहीं किया, जो रिवीजन वाला पोर्शन होता था आप लोगों का, क्योंकि आज थोड़ा मुझे कहीं निकलना है जल्दी, तो इस वजह से मैंने आपकी क्लास को थोड़ा 5 मिनट छोटी कर रखी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रही तंबाकू की खेती में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है। तंबाकू की खेती के बारे में बताओ। तो अभी हाल ही में, अच्छा तंबाकू ये चर्चा में क्यों बना हुआ तंबाकू की खेती, क्योंकि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है ना, तो आंध्र प्रदेश के एक मंत्री हैं समाज कल्याण मंत्री, तो आंध्र प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री, इनको एक सूचना मिली, इनको ये एक जानकारी मिली कि तंबाकू, ये देखो तंबाकू के ये पत्ते हैं, इन्हीं से बनती है, कि मतलब जो तंबाकू के किसान हैं जो खेती करते हैं, तो सही से ना तो उनको कम बोली मिलती है, मतलब कम दाम मिलता है, और देरी से खरीद मतलब बहुत लेट बिकता है। तो आश्वासन दिया है कि कम बोली, तो कम बोली मतलब कम दाम लगता है, एंड देरी से खरीद के लिए आश्वासन दिया है, ठीक है। तो देरी से खरीद के लिए आश्वासन दिया है कि मतलब सुधर जाएगा, ये भी हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, आप करते रहिए। तो ये कहा है इन्होंने, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो अभी इसमें क्या हुआ, अच्छा तंबाकू की खेती की शुरुआत कब हुई, आपको पता है किसी को इतिहास इसका? तो 1508 में। तो 1508 में सबसे पहले तंबाकू भारत लेके आए थे कौन? पुर्तगाली। तो भारत लाए पुर्तगाली लोग यहाँ लेके आए तंबाकू की, भैया लोग खाओ यार, तुम लोग भी क्या याद करोगे। तो पुर्तगाली लाए, ठीक है। बट खेती कब से स्टार्ट हुई? खेती स्टार्ट हुई 1605 में, पुर्तगालियों ने ही स्टार्ट की, ठीक है। तो खेती स्टार्ट हो गई 1605 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलो भारत के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तंबाकू का क्या सीन है। तो भारत में क्या है तंबाकू उत्पादन में, तो तंबाकू उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में, उत्पादन और निर्यात दोनों पर पर्यवेक्षण करते हैं, ठीक है। तो निर्यात में कौन सा स्थान है ये बताओ। और टॉप स्टेट कौन कौन है? टॉप स्टेट कौन कौन से? इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए तंबाकू के लिए भारत में? और टेम्परेचर हो गया, और क्या हो सकता है? और को रेन, बारिश हो गई, ठीक है। तो बारिश हो गई, ठीक है, तो ये भी आपको। और तंबाकू बोर्ड बताओ, तो तंबाकू बोर्ड की स्थापना कब हुई भारत में? तो ये सब हम जानने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसमें बताता हूँ मैं आपको। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहला कौन है? पहला है आपका चाइना, मतलब चीन के लोग भी खूब तंबाकू दबा के खा रहे हैं, मतलब ऐसे रगड़ के। जब निर्यात में कौन है? निर्यात में भी भारत का दूसरा स्थान है। इसमें पहला स्थान कौन है? पहला स्थान है निर्यात में ब्राज़ील का। मतलब देखो उत्पादन में ये दूसरे स्थान तक नहीं, बट निर्यात दूसरे नंबर, पहले टॉप करता है, मतलब ठीक है, ये समझ रहे हो। मतलब ये लोग कम खाते हैं। टॉप स्टेट कौन कौन से? देखो सबसे ज़्यादा कहाँ? गुजरात में। तो गुजरात, देन फिर आंध्र प्रदेश हो गया। बाकी अदर स्टेट कौन कौन से हैं? आपका कर्नाटका में भी होता है, यूपी बिहार में तो होता ही है भाई। यूपी बिहार वाले तो मस्त हैं तंबाकू खा खा के। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन होता है तंबाकू बिहार का ना, वो यूपी बिहार में ही होता है। टेम्परेचर कितना चाहिए तंबाकू की खेती के लिए? लगभग 20 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए आपको। और रेन कितना चाहिए? लेस देन 1200 mm, ठीक है। तो लेस देन 1200 mm वर्षा चाहिए, ठीक है। और क्या? मिट्टी कौन सी चाहिए? मिट्टी दोमट लाल मिट्टी। तो दोमट लाल मिट्टी चाहिए तंबाकू के लिए। अच्छा तंबाकू बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो स्थापना देखो 1975 का एक्ट था, 1975 के एक्ट के थ्रू 1976 में हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है भारत का वर्ल्ड में तंबाकू में, ठीक है, उत्पादन में भी निर्यात में भी। चलो हाल ही में क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में डेविस जल डमरू के मध्य
जल डमरू मध्य के बर्फीले पानी के नीचे एक छिपी हुई भूमि मिली है। यह किन दो जल निकायों को जोड़ता है? देखो अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, एक डेविस स्ट्रेट है आपका, ये कहाँ है? कोई बता सकता हो तो कमेंट करके बताओ। तो डेविस स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ इसके बर्फीला पानी, इसके ऊपर देखो बर्फीला पानी था, बर्फीला पानी ही रहता है क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत रहती है। तो बर्फीला पानी है, बस इसके नीचे खोज की गई है। खोज किसने की है? खोज की गई है भूमि की, एक लैंड की, एक टुकड़े की, मतलब ये बताया जा रहा है बहुत पुरानी भूमि है, कोई अभी नई थोड़ी है। तो यूके और स्वीडन, तो यूके एंड स्वीडन, ठीक है। तो यूके एंड स्वीडन के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, स्वीडन के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है। और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है, नाम भी लिख लो तुम लोग, नाम लिखो डेविस स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट ये इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो माइक्रो कॉन्टिनेंट, तो ये इसका नाम रख दिया गया है इन्हीं वैज्ञानिकों द्वारा। और इसकी लेंथ कितनी होने वाली, लेंथ कितनी होने वाली है लगभग? तो लेंथ लंबाई होने वाली 19 से 24 किलोमीटर के आसपास लगभग, ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ी है। चलो तो अब देखो इसमें डेविस स्ट्रेट है क्या, ये देखो आपकी मैप में देख सकते हो डेविस स्ट्रेट है। तो यहाँ की कनाडा का बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड, इन दोनों को अलग करता है। तो किसको किसको अलग करता है? एक तो आपका बैफिन आइलैंड हो गया, ठीक है, तो बैफिन आइलैंड हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? एंड ग्रीनलैंड हो गया। तो इन दोनों को अलग करता है कौन? डेविस स्ट्रेट, ठीक है। और जोड़ता किन्हें है? तो जोड़ता किसको है? जोड़ता किसको है? एक तो आपका लैब्राडोर सागर हो गया और बैफिन खाड़ी हो गया, ठीक है। तो लैब्राडोर एंड बैफिन, बे ऑफ बैफिन, ठीक है। तो वे ऑफ बैफिन, तो इन दोनों को ये जोड़ता है, ये आपको देख सकते हो। लैब्राडोर सी हो गया और बैफिन बे हो गया, तो इन दोनों को जोड़ता है और ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग करता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। अब चलो बताओ, अच्छा ये ओमान की खाड़ी और फारिस की खाड़ी, इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है? ये बताओ, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है? तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला हो गई आपकी होर्मुज जल संधि। मैं अभी मैप में सब दिखाऊंगा। तो होर्मुज जल संधि हो गई, ठीक है। तो जो होर्मुज जल संधि हो गई, यहाँ पर अदन की खाड़ी और लाल सागर को कनेक्ट करने वाला कौन सा? बाब अल मंडेब है, ठीक है। तो बाब अल मंडेब मैं सब बताऊंगा, वैसे मैं कई बार इनको बता भी चुका हूँ पहले भी। तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, इसके बीच कौन सा? मलक्का स्ट्रेट के नाम से बहुत ही फेमस है, व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। आ जाओ, चलो इनको भी कर लो, फिर मैप देखते हैं। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसको कहते हैं जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, जिब्राल्टर, ठीक है। तो जिब्राल्टर के नाम जाना जाता है। रूस और अमेरिका अलास्का के बीच स्थित जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है वो कौन सा है? बेरिंग जल संधि उसको कहते हैं, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच स्थित और आयरिश सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है कौन? नॉर्थ चैनल, ठीक है। तो नॉर्थ चैनल आपको ये बहुत ही फेमस है, नॉर्थ चैनल के तो लोकेशन आपको पता होने चाहिए। हिंद महासागर और मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच स्थित कौन सा है? तो हिंद महासागर मोजाम्बिक और हिंद महासागर में मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच कौन सा है? तो मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। तो ये इसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। चलो अब सबकी लोकेशन आप मैप में देख लो, आ जाओ, ठीक है। तो पहला आपको डेविस स्ट्रेट तो आपने देख लिया है। अब देखते हैं हम लोग होर्मुज जल संधि। आ जाओ, तो होर्मुज जल संधि हमने क्या पढ़ा है? ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। देखो ये है आपकी फारस की खाड़ी, तो ये फारस की खाड़ी है, आपको पता होगा, ठीक है। तो फारस की खाड़ी ये है और ये ओमान की खाड़ी। तो ये जो स्ट्रेट है ना, इसको क्या कहते हैं? होर्मुज। तो होर्मुज जल संधि हो गई। चलो और देखो ये वाली जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है कौन? ये बाब अल मंडेब है। तो बाब अल मंडेब, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया। और ये देखो मेडागास्कर और यहाँ पर मोजाम्बिक देश है, इसको क्या कहते हैं? मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल कौन सा? ये मोजाम्बिक चैनल हो गया। मैं नाम पूरा नहीं लिख रहा, मैंने पढ़ा दिया है आपको। और कौन सा हमने देखा था? और देखो, अच्छा ये देखो, ये जो इन दोनों के बीच में जो आयरलैंड का ऊपर वाला इलाका है और ये यूके है, इन दोनों के बीच कौन सा है? ये नॉर्थ चैनल, ठीक है। तो नॉर्थ चैनल हो गया ये। चलो और कौन सा देखना है हमें? अच्छा देखो यहाँ पर तो हमने देख लिया, ये डेविस स्ट्रेट है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। और ये देखो यहाँ पर मलक्का, ये आपके बंगाल अदन की खाड़ी, कौन सी खाड़ी थी ये? बंगाल की खाड़ी है ना ये तो। चलो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। अच्छा हाँ चलो ठीक है, अंडमान सागर ये तो है ही आपका। तो अंडमान सागर एंड दक्षिण चीन सागर, इसको कौन जोड़ता है? मलक्का।
ये आपका बहुत ही फेमस है, व्यापार के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, तो सारी हो गई मैंने, होर्मुज हो गया, बाब हो गया, मलक्का, डेविस सब हो गया, जिब्राल्टर नहीं हुआ, और जिब्राल्टर और बेरिंग बचा। ठीक है, तो जिब्राल्टर कहाँ है? जिब्राल्टर आपकी ये वाली जल्दी, ये इसको क्या कहते हैं? जिब्राल्टर। ठीक है, तो जिब्राल्टर इसको कहते हैं। और बेरिंग जल संधि क्या है? देखो ये वाली जल संधि है, ये इधर भी है, ये आपका अलास्का है जो आपका नॉर्थ अमेरिका में ही आता है, मतलब अमेरिका में ही आता है, सो यूएसए में। ठीक है, अलास्का का इलाका यूएसए में आता है, फिर ये पूरा कनाडा है, फिर यूएसए। अलास्का और रूस के बीच स्थित कौन सी है? बेरिंग है, इसको आप बेरिंग याद रखना। ठीक है, तो ये आपकी सारी जल संधियाँ मैंने मैप में दिखा दी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाल ही में भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में 2 नई प्रजातियाँ लाबियो उरू और लाबियो चेकीडा खोजी गई। इनका संबंध किससे? देखो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर देख लिया क्या? चलो, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, प्रजातियाँ दे देता है, चर्चा में है, न्यूज़ में बनी हुई है, इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। चलो मैं दोनों के बारे में आपको करा ही देता हूँ। आ जाओ। एक कौन सी प्रजाति है? लाबियो उरू। ठीक है, तो लाबियो उरू हो गई। दूसरी कौन सी है? लाबियो चेकीडा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में देखना है। ठीक है, तो लाबियो उरू और लाबियो चेकीडा। पहली बात तो दोनों कहाँ मिली हैं? दोनों आपकी मिली हैं पश्चिमी घाट क्षेत्र में, वेस्टर्न घाट में। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में दोनों प्राप्त हुई हैं, पश्चिमी घाट में मिली हैं। आपको पता है पश्चिमी घाट किस रूप में जानते? वैश्विक जैव विविधता। तो वैश्विक जैव विविधता का हॉट स्पॉट। ठीक है, तो वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है हमारा, ये तो आपको पता ही है ना। ठीक है, चलो, तो ये आपको पता है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली 2 मीठे पानी की, तो मीठे पानी की रोहू मछलियाँ हैं ये दोनों। ठीक है, तो रोहू मछली। ठीक है, तो रोहू मछलियाँ हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, दोनों के दोनों रोहू मछलियाँ हैं। तो इन दोनों प्रजाति को नाम याद रखना, लाबियो उरू और लाबियो चेकीडा, दोनों रोहू मछलियाँ हैं। खोज करने वाला कौन हो गया? खोज किसने की है इनको? तो खोज करने वाला हो गया जो ICAR है। तो ICAR की संस्था है NBFGR। ठीक है, तो इसने इसकी खोज की है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलो इसके बारे में करते हैं, लाबिया उरू के बारे में। ये कहाँ पाई गई, किस नदी में? तो चंद्रगिरी नदी में। ठीक है, चंद्रगिरी नदी में इसकी खोज हुई। तो चंद्रगिरी नदी में इसकी खोज हुई। और ये एक प्रकार की विशिष्ट पाल, इसके पास विशिष्ट पाल जैसे पृष्ठीय पंख होते हैं। तो मतलब जो पाल नहीं होता नाव चलाने के लिए, तो विशिष्ट पाल जैसे इसके पंख जो होते हैं, पृष्ठीय पंख जो होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, पृष्ठीय पंख होते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। चलो अच्छा, तो लाबिया चेकीडा किस, इसको हम काका चेकीडा के नाम से भी जानते हैं। देखो यार, पता नहीं क्या है, क्या क्या नाम रख देते हैं। काका चेकीडा के नाम से भी जानते हैं। और ये किस नदी में मिली? तो चालकुड़ी। ठीक है, चालकुड़ी नदी में इसको ये खोजी गई, चालकुड़ी नदी में इसको खोजी गई। और ये छोटी मछली है, काले शरीर वाली, छोटी है और इसका शरीर क्या है? काला। तो छोटी और काली मछली है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इन दोनों प्रजातियों, आप ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ये काका चेकीडा, लाबियो उरो, ये क्या हैं? तो ये रोहू मछलियाँ की 2 प्रजातियाँ हैं, पश्चिमी घाट में खोजी गई हैं। दैट्स इट, इतना पूछा जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मछली। ये देखो ऐसी कुछ मछली है, इसके पंख देखो पाल जैसे हैं ना, ये पूरा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में कितनी दर से बढ़ने वाली है? देखो, तो IMF ने अभी क्या प्रेडिक्ट किया है? IMF ने कहा है अगले 2 साल, नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 ईयर भारत जो होगा सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला है। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आने वाला, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब इसका मतलब क्या हो गया? मतलब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ने और भारत का विकास बहुत तेज़ी से होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसने ये कहा है, अभी इसने IMF ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट कौन सी? रिपोर्ट का नाम है विश्व आर्थिक परिदृश्य। तो विश्व आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, तो ये रिपोर्ट इसने मतलब पेश की है। ठीक है, तो विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट पेश की है साल में 2 बार। तो साल में 2 बार पेश करता है। ठीक है, तो साल में 2 बार इसको जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साल में 2 बार एक तो आती है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में, विश्व आर्थिक परिदृश्य कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलो भारत के केस में देखते हैं।
अच्छा, इसमें इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, इसमें 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था बताई गई, 3 टाइप ऑफ अर्थव्यवस्था बताई गई। एक तो उन्नत होगी और दूसरी उभरती होगी, उन्नत अर्थव्यवस्था, उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो विकासशील, इन 3 श्रेणियों में अर्थव्यवस्था में देश को कैटेगराइज किया गया था। अब इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को क्या कहा गया है, तो भारत का डाटा है, भारत में कहा गया है कि भारत में क्या ग्रोथ होने वाली 2025 में। तो 2025 में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी, 6.2% होने वाली है। ठीक है, 6.2% होने वाली है। और 2026 का भी बताया गया, 2026 में कितनी, 6.3% होने वाली है। और ये ऐसा क्यों होने वाला है? अच्छा चलो पहले विश्व का भी यहीं पे लिख देता हूँ। और विश्व में क्या होने वाला है, विश्व में क्या होने वाला है 2025 में, विश्व में 2025 और 2026 विश्व की पूरी ओवरऑल अर्थव्यवस्था क्या, किस वजह से 2.8% होने वाले तो विश्व की जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ होने वाली है 2025 में 2.8%। ठीक है, 8% की दर से, और 2026 में कितनी, 3% की दर से। ठीक है, तो ये विश्व की है, भारत की देखो ऑलमोस्ट दुगने से भी ज़्यादा है। तो समझ रहे हो। अच्छा, रीजन क्या दिया है इन्होंने, रीजन भी लिख लो। तो रीजन भारत के लिए रीजन दिया क्योंकि इनको घरेलू में मांग, घर में इनकी इतनी मांग है कि इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। घरेलू मांग हो गई, एक तो इनके लचीलापन हो गया, मतलब काम करने का जो लचीलापन है, इस वजह से यहाँ की इकोनॉमी बढ़ने वाली है। और विश्व में क्या बताया है, विश्व में इतना, एक तो ये जो टैरिफ वाला सिस्टम है ना, तो टैरिफ 2.0 ये परेशान कर रहा है। और क्या हो गया, और या विश्व में क्या हो गया, देखो आपने पता कि एक तो इन्फ्लेशन लिख लो। ठीक है, इन्फ्लेशन लिख लो, और क्या लिख सकते हो। और देखो इसमें एक और रीजन दिया गया है, जापान, चीन। यहाँ इन दोनों, मतलब इन देशों में बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, बूढ़े लोग ज़्यादा बढ़ रही है, ये भी रीज़न दिया गया है कि यहाँ के लोग इतना काम अब कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये सब रीज़न दिए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। तो भारत की कितनी 2025 का पूछा गया ना, तो 6.2% है ना, तो 6.2 ही तो है। हाँ ठीक है, चलो ये आपका राइट आंसर हो गया। देखो मैप देख लो, तो इंडिया का 6.2 एंड 6.3 2025-26, वर्ल्ड 2.8 एंड 3.0। यूएसए बेचारा टैरिफ में परेशान है। देखो टैरिफ के चक्कर में इसका ये होने वाला है हाल, बिल्कुल ही नीचे गिरने वाला। चाइना तो ठीक है, चलो बढ़िया है, बट यूएसए का देख लो आप, यूएसए की कितनी गिरी हालत होने वाली है 2025-26 में। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये स्थान और कोस्टा रिका, ये न्यूज़ में चल रहा था। तो इसकी राजधानी क्या है, सैन जोस, ये इसकी कैपिटल है। ये मिडिल अमेरिका का कंट्री है। ठीक है, अभी हाल ही में सेंटर कोस्टा रिका के पास पोआस ज्वालामुखी में प्रस्फुटन हुआ, इस वजह से चर्चा में बना। तो ये मध्य अमेरिका में स्थित है। इसके सीमावर्ती देश निकारागुआ और पनामा है, तो पनामा कैनाल भी जानते होगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये इतना बस ध्यान रखिए, ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा आपको। ठीक है, इराजू, पोआस, एरेनाल कुछ ज्वालामुखी हैं इसके। चलिए ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।